नमस्कार लीडर्स, आप सभी का स्वागत है। मंडे 7 बजे आपके क्वेश्चन आंसर के साथ हम हाजिर हैं जूम पर। कोशिश ये कि आपके सवालों के जवाब देते चलें और हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते चलें। जी, फर्स्ट हैंड रेज हुआ है सुशील जी का। वेलकम सर, प्लीज आप अपना आंसर पूछ सकते हैं। जी जी, थैंक यू मैम। सर, एक जगह आप बताए थे कि विटामिन डी आयरन को और कैल्शियम को ले जाने का होड़ होता है, और आजकल सर मैक्सिमम विटामिन डी की कमी हर लोगों में आ रही है। मेरे घर में जब जांच हुआ तो मेरा, मेरी वाइफ, बच्चे तीनों का था। तो जो भी वीकली खाना है, कैप्सूल खाना ही खाना है, दवा खाना ही खाना है, विटामिन डी के लिए शुरू में बैठना है। सर, घर में ऐसा क्या तरीका है जिससे विटामिन डी को हम लोग करीब करीब पूरा कर पाए, या एटमी में क्या है वो चीज? जी बस यही। सुशील सर, विटामिन डी आपको शरीर में ठीक से मेंटेन रहे तो पहले मैं बता दूं कौन कौन सी फाइटोविटामिन होती हैं, ऐसी विटामिन जिनकी ज्यादातर कमी देखी जाती है। विटामिन डी के भी कई प्रकार होते हैं, D3 होती है, D12 होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं उसके। लेकिन विटामिन डी जैसे आमतौर पर हम जानते हैं कि हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलती है डी। लेकिन तो आपको विटामिन डी अगर सूर्य के प्रकाश से जो मिलने वाली विटामिन है वो आपको चाहिए, तो हम सभी को सुबह प्रातः उठने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक जो आप आ, उसमें सोलर एक्सपोजर में आ रहे हो वो तो आपको विटामिन डी प्रोवाइड करा रहा है ना। और उसके बाद आप सोलर एक्सपोजर में जा रहे हो तो आपको विटामिन के साथ साथ कुछ और ही मिल जाता है, रेडिएशन मिलना शुरू हो जाता है ना, गामा रेज मिलनी शुरू हो जाती है। सो आप सुबह जैसे व्यायाम योगा करना है तो खुले में कर सकते हैं। दूसरा, विटामिन डी के लिए सोर्स जो नेचुरल सोर्स होते हैं वो है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, कुछ विशेष तरह के ड्राई फ्रूट जैसे कि एक पाल्मोटेलिक फैटी एसिड और विटामिन डी एक साथ पाए जाते हैं बेरीज में, बैरबेनियन बेरीज। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, गांव में जब हम लोग छोटे थे हमारे पास ना तो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था कोई महंगे वाला, जूते चप्पल भी नहीं होते थे। मैं तो इतना गरीब था कि हमें जूते चप्पल भी प्रोवाइड नहीं होते थे। हमारी माता जी बैलगाड़ी के में जो गेहूं रखा रहता था उसकी जो बालें गिरती है तो उनको इकट्ठा करके हम लोगों का पेट पालती। मुझे कोई बताने में हिचक नहीं है और मैं प्राउड करता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में, बेर बहुत खाते थे। खेतों के मेड़ों पर बेर होते हैं। आज की तारीख में कितने परिवारों के बच्चे जो हाई फाई सोसाइटी में भी वेल एनफ, फाइनेंशियली वेल एनफ है, कितने लोग हैं वो देसी बेर खा पाते हैं? मेरे ख्याल से ना के बराबर। और वो बेर के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है रिवर्सोट्रॉल, सबसे ज्यादा पाया जाता है बेरों में, बैरबेरियन बेरीज में। इसका कुछ अंश इंग्रेडिएंट के रूप में हीमोहिम में भी यूज होता है, राइट, पॉमीग्रेनेट में यूज होता है। तो रिवर्सोट्रॉल क्या है, प्रोलिफेरिफिकेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि कोशिकाओं के विभक्त होने को संतुलित करता है। तो एजिंग का, इसलिए आपने देखा होगा गांव में जब हम थे छोटे थे धूल में भी खेलते थे, लेकिन स्किन कम्प्लेक्शन माशाल्लाह मजाले, गाल कहीं से फट जाए कोई वैसलीन ग्रीसलीन और किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो स्किन का बनाना जो संरचना है वो प्रॉपर तरीके से हो जाती। ठीक है, तो फैटी एसिड हमें वहां से मिलते थे, एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन डी बेरीज में पाए जाते हैं। कुछ एक अखरोट जैसे अखरोट होता है और खुरमाने के बीज होते हैं, इस तरह के हिमालयन कुछ फ्रूट होते हैं, उनके जो अंदर का बीज होता है ये उसको उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर अब ये इतनी कम मात्रा में पाया जाता है और उसके बाद इसकी जरूरत कितनी है? मेल में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर जब हार्मोन डिक्रेशन होता है और उसके साथ विटामिन का डिक्रेशन होता है, मिनरल्स का, तो सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है विटामिन डी और पोटेशियम की, है ना, विटामिन के। इसलिए देखा गया है आज की तारीख में, पहले बड़े लोग, दाइसी एज वाले लोग शिकायत करते थे घुटने से नीचे पिंडली, जिसको कफ मसल बोलते हैं, मोटर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, एक तरह की वो मोटर का काम करते हैं हमारे पूरे शरीर में ब्लड को स्पंदन द्वारा आगे बढ़ाने के लिए, जो कफ मसल होती है, पिंडलियों वाली मसल। और जब आपको इन न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो सबसे पहले पहला सिम्टम्स क्या होता है? आपके अंदर किसी भी विटामिन की कमी है, आपके काफ मसल्स में स्ट्रेस फटीग महसूस करना शुरू करते हो, है ना।
तो ये आज की तारीख में बच्चे भी महसूस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं माँ बाप को कि हमारे पैर दबा दो। हमने तो बचपन में कभी माँ बाप से पैर दबवाए नहीं, है ना, अभी तक भी भगवान की दया से जरूरत नहीं पड़ रही। सो ये जो स्ट्रेस फटीग आप महसूस करते हो, बॉडी में थकावट, सिम्टम्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन डेफिसिट, खास करके विटामिन डी, एसेंशियल फैटी एसिड, अगर आपको ये आगे बढ़ता है तब आपको डिसऑर्डर पैदा होते हैं बहुत सारे, स्किन के अंदर ऑर्गन्स में, सोरासिस, थायराइड, आपको अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज। तो एसेंशियल फैटी एसिड और विटामिन डी और कुछ बहुत जरूरी विटामिन डी की कमी जब होती है तो पहले असर क्या दिखता है, आपको शरीर में थकावट महसूस होगी, बदन में टूटन रहेगी, खास करके काफ मसल्स में, जो कि मोटर होती है पूरे बॉडी की। ये आपके घरों में कोई बीमार होता है तो ज्यादातर पिंडलियों की सुटाई करते हैं ना पुराने लोग, मालिश करते हैं यानी। तो आपको वहां कमी महसूस होगी, एंजाइटी, स्ट्रोक, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, साथ में मायोपैथी के सिम्टम्स। यानी मायोपैथी क्या होता है, मसल्स का ठीक से ना बनना। आप उम्र से पहले डीजनरेशन प्रोसेस में चले जाते हो, जो कि बुढ़ापे में आता है। आपकी मसल्स नहीं बनती प्रॉपर तरीके से, है ना। यंग यंग पीपल्स के बच्चों के आपने मसल्स देखे होंगे, चेहरे वगैरह से तो ठीक लग रहे, लेकिन उनके मसल्स में वो कट्स नहीं है, वो मसल्स बन ही नहीं रहे। सो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं। अब इसको लेने का तरीका क्या है, जैसे कि सुशील जी ने पूछा, मेन पॉइंट था, लेकिन इतना जब बताते हैं तो उसको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जब आप भोजन करते हो तो आपका पहली बात तो वो जो भैंस वगैरह का दूध पीते हैं वो दूध हम लोगों के एनाटॉमी के लिए बना ही नहीं। हिंदुस्तान में गाय होती थी, भैंस अफ्रीकन कंट्रीज का जानवर था, उपनिवेशवाद में भैंस यहाँ आ गई, गाय वहां चली गई। तो सबसे अच्छा दूध होता है गाय का या फिर बकरी वगैरह का। तो जो आप दूध पीते हो, बच्चों को जब दूध दे रहे हो, तो उस समय आपको, या बैलेंस डाइट, जैसे बैलेंस लाइफ आया, शेक दे रहे हो न्यूट्रिशन के रूप में, सबसे अच्छा। आपको अलग से न्यूट्रासिटिकल मिक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स दोनों है। न्यूट्रिशन और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटोविटामिन उसके अंदर मौजूद है। सिर्फ जरूरत है उस समय आप बैलेंस लाइफ के साथ में ओमेगा दीजिए। ओमेगा में आपको एसेंशियल फैटी एसिड कंपाउंड के साथ साथ विटामिन डी, विटामिन ए भरपूर मात्रा में। वेजिटेरियन जो ओमेगा को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो रॉ एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं ओमेगा का, जैसे कि स्पाइरुलिना, उसमें 8 तरह के एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। रॉ एक्सट्रैक्ट क्या होता है, यानी आपके शरीर को काम करने का ज्यादा मौका मिलता है उस विटामिन को अपने शरीर में सिंथेसाइज करने के लिए। तो आपका शरीर नेचुरल प्रोसेस में काम करता है, तो वो भी एक सोर्स है। आप स्पाइरुलिना, लेकिन ये दीजिए आपका ब्रेकफास्ट में दूध के साथ, तो वहां पर फिर झगड़ा नहीं होगा विटामिन के बीच में कि तुम पहले मुझे ले चलो और मुझे ले चलो, क्योंकि साथ में आप फीड कर रहे हो बच्चों को या खुद से फीड कर रहे हो। सो एसेंशियल फैटी एसिड, विटामिन डी, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जब हीमोहिम को दूसरों को बताते हो तो हीमोहिम को एक थेरेपेटिक सप्लीमेंट के रूप में बताया जाता है, उसको न्यूट्रिशन के रूप में नहीं। वो आपकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट नहीं करता, वो आपके ब्लड के पैरामीटर्स को करेक्ट करता है। न्यूट्रिशन के लिए आपको अलग से स्पाइरुलिना, ओमेगा या पोमीग्रेनेट, इस तरह के प्रोडक्ट, या सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो आज की तारीख में अवेलेबल हो चुका है वो है ब्रेकफास्ट में। सब लोग दूध पीना पसंद करते हैं, शेक पीना पसंद करते हैं। आप बैलेंस लाइफ का इस्तेमाल करिए। साधारणतः आप विदाउट ब्रेकफास्ट करते, स्किप करते, तो आपका वेट रिड्यूस होगा। आप ओवरवेट हैं, ओबेसिटी रिड्यूस होगी। और आप उसके बाद साथ में करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो वेट को मैनेज करेगा। और या फिर आपका यदि कम है बीआईएम इंडेक्स के तौर पर, तो आपके वेट को आपको गेन भी करे। जी सुशील सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और Thank you. सर चैट में एक क्वेश्चन आया हुआ है बिस सर का। क्वेश्चन है कि ओमेगा हमारी आई साइट में किस तरीके से मदद करता है। एटमी ओमेगा हमारी आई साइट के। चलिए मैम, ओके, राइट, समझ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम लोगों ने इसको कवर भी नहीं किया, बहुत कम कवर किया। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं।
आंख जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, कोई भी रक्त कणिका नहीं होती, किसी भी तरह का ब्लड सेल्स नहीं होता आंख के अंदर। आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट अंग है, उसके अंदर खून ही नहीं होता। जो आंख होता है व्हाइट सा जो बना हुआ है, और जो सामने लेंस है और उसके पीछे पूरी ऑप्टिमल नर्व, पूरा ऑप्टिमल सिस्टम जो है आपका, उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता, उसमें कोई रक्त कणिका नहीं होती है। वो पूरी की पूरी बनी होती है एसेंशियल फैटी एसिड से। जैसे कि एक बच्चा माँ के पेट में बॉम के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर रखा होता है, उस समय भी फैटी एसिड की माँ को भी कोक में बहुत जरूरत होती है। अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी है तो आपका वो ऑक्सीडेटिव दूर नहीं होंगे और बच्चे को पनपने में, विकास में मदद नहीं करेंगे, और वो बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी या किसी तरह के सिम्टम के साथ पैदा होगा। इसी तरीके से आपको एसेंशियल फैटी एसिड की कमी है, सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपकी आंखों पर। ड्राइनेस, आंसू नहीं बन रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, आंखों में झुर्रियां पड़ रही हैं, लिड्स अप एंड डाउन नहीं होते ठीक से, सुबह उठने में दिक्कत होती है, पीछे की तरफ दर्द महसूस करते हो, ये सारे लक्षण कमी एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होता है। इसलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जिस दिन आप एटॉमी का ओमेगा लेना शुरू करोगे या स्पाइरुलिना लेना शुरू करते हो, तो सबसे पहला प्रभाव विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, सबसे पहला प्रभाव उसको फायदा देखने को मिलता है आंखों के ऊपर। आंखों में आंसू बनने शुरू हो जाते हैं, सूखी नहीं रहती हैं, ड्राई नहीं रहती हैं। मोबाइल वगैरह लैपटॉप का इतना ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, स्ट्रेस फील नहीं होगा आपको। आप आंखों में बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। जिसने भी ओमेगा यूज नहीं किया है वो देखेंगे, खास करके जो मोबाइल और लैपटॉप, जिनका कंप्यूटर के साथ ज्यादा लेन देन है, या पढ़ने वाले बच्चे जो आपके न्यू ग्रोइंग किड्स हैं, उनके लिए ठीक है, बोन डेंसिटी के लिए बहुत जरूरी है, बोन मैरो के लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है, बोन डिके को रोकने के लिए जरूरी है, एंटायर बॉडी के लिए, आपकी पूरे शरीर के ऑर्गन्स की मेम्ब्रेन डिपेंड करती है एसेंशियल फैटी एसिड के ऊपर। तो आंखों के लिए तो आपने पूछा मैम, आंखों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, निहायत जरूरी, क्योंकि आंख एसेंशियल फैटी एसिड की वजह से ही जिंदा रहती है। ठीक है मैम? जी साहब, एक है टीम ग्लोबल के एटमी इंडिया, आई थिंक एक शॉर्ट स्पैन में 6 बार एक ही मैसेज भेजा है उन्होंने। सर क्वेश्चन है कि किडनी फेल हो गया है और दिमाग में घटा है, पता नहीं गाथा है, कि उसके लिए क्या दिया जाए किडनी फेलियर के केस में। फर्स्ट तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके बाद हम कुछ न्यूट्रिशन बताएं। जी सर, ओवर टू यू। जी देखिए, मैं आप सभी को बार बार बोलता हूं, मुझे इतने ज्यादा और इस तरीके से पॉइंट पीवी वैल्यू जो बिजनेस नहीं चाहिए। ना मैं अपनी टीम को बताता हूं, ना कि आपका अपना अपना बिजनेस करने का तरीका है। मैं जो सच है वो बताता हूं कि देखिए, आपको जब न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट के बारे में आप बात करते हो, कृपया करके आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बीमारियों के इलाज पर काम मत करिए। हम डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है, समझने की कोशिश करिए। बीमारी पर कौन काम करते हैं, है ना? कोई अगर उस सेक्टर से है तो बुरा ना मानिएगा। आपका डॉक्टर या फिर बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर, वो आपको एक फियर ऑफ लॉस का बिजनेस कराते हैं, यानी कि आपको डराएंगे, दुर्घटना होगी तो ये हो जाएगा, आप बीमार हो, ये बीमारी होगी तो ये हो जाएगा, आप बीमार हो गए तो आपके बच्चे ऐसे हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है आपको ऐसा हो गया, ये हॉस्पिटल है, आपको ये केयरिंग देता है। सो यहाँ पर 2 माइंडसेट है इंडस्ट्री में काम करने के, मार्केट में, एक इलनेस इंडस्ट्री और एक वेलनेस इंडस्ट्री। वी आर नॉट पार्ट ऑफ इलनेस इंडस्ट्री, वी आर एन पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। यानी बीमार होने की नौबत ही क्यों आए, हम उस व्यवसाय में, जो बीमार हो गया है उसको आप डॉक्टर के पास ले जाओ, और इलाज के साथ में यदि ये चीजें देते हैं आप, तो इलाज तो सही होगा, साथ में इलाज के बाद वही चीजें दोबारा से नहीं होगी, और इलाज के दौरान जो दवाइयां दी गई हैं उनके घातक जो परिणाम होते हैं, साइड इफेक्ट जिसको कहते हो, वो आपको नहीं होंगे।
सो किसी का किडनी फेल हो गया, वी आर नॉट एन हॉस्पिटल फैकल्टी, हम लोग डॉक्टर या सर्जन नहीं है ना। तो वैसा अगर आप किसी को करते हो, वो आपके लिए परेशानी हो जाता है। किडनी फेल हो गया, डॉक्टर क्या इलाज सजेस्ट कर रहा है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, किडनी फेलियर वाले को डाइट कैसे देना है वो आप सुनिश्चित कर सकते हो कि उनको हरा साग सब्जी दें, दाल वगैरह ना दें जिसमें लिंसेट जिसको बोलते हैं दाल है, जिसमें प्रोटीन और ग्लूटीन की मात्रा ज्यादा होती है, वो ना दें। बॉइल्ड सब्जियां दें, दही दें, चाय वगैरह ना पीने दें, किसी तरह का अल्कोहल कंजम्पशन ना करने दें। और साथ के साथ ये सुनिश्चित करें कि आपके यहाँ जो पानी आ रहा है उसमें ज्यादा क्लोरीन या फ्लोराइड तो नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट करवाएं। अल्कालिन पानी पिलाएं उनको, और समय समय पे संतुलित भोजन दें और उनका इलाज कराएं। और सपोर्ट के रूप में कम्प्लीमेंट्री वो इलाज आपका सफल हो और आपका मरीज दोबारा से एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए, उसको रिकवरी अच्छी हो, उसके लिए न्यूट्रिशन दीजिए। तो किडनी अगर किसी को है तो सबको ओमेगा दो, न्यूट्रासिटिकल मिक्स के साथ में ओमेगा दे दो, ठीक है। तो उसको मदद मिलेगी अपने इलाज के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओमेगा से किडनी ठीक हो जाएगी, ये गलत है। हाँ, सब पहले से ओमेगा खाओगे तो किडनी कभी खराब नहीं होगी, ये होता है। जी मैम। एक मेरा सवाल है, अगर कोई इतना इम्पेशेंट है जिसे इतना भी सब्र नहीं है कि सवाल का जवाब दिया जा रहा है, जी और इतने शॉर्ट स्पैन में उन्होंने 15 से 17 मैसेज डाल दिए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता है? धैर्य ऐसे व्यक्ति को धैर्य की, सो ऐसा भी नहीं होता। कई बार हमें सबका आदर करना पड़ता है। सब लोग नए नए लोग भी आते हैं, अलग अलग मानसिक स्तर से आते हैं। सो हम सबका आदर करते हैं, तो हम आपका भी आदर करते हैं। आपने इतने बार सवाल पूछा है, किडनी फेल हो गया है और दिमाग में गाठा है सर, क्या दिया जाए। यस, ब्रेन में ट्यूमर है तो उसके लिए भी इलाज कराइए, और किडनी में प्रॉब्लम है, क्या भी बीमारी है उसके लिए इलाज कराइए। इलाज के साथ आप हीमोहिम ओमेगा देंगे तो आपको इलाज में मदद मिलेगी, आपका मरीज जल्दी से जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हीमोहिम और ओमेगा देने से आपका मरीज ठीक हो जाएगा। आप प्रॉपर इलाज कराएं, सिर्फ इलाज कराएंगे तो इलाज के साथ जो दवाइयां चलती हैं उनसे और दूसरे घातक परिणाम हो जाते हैं। अगर आप साथ में हीमोहिम और ओमेगा देते हैं, स्पाइरुलिना देते हैं, तो इलाज के बाद के घातक परिणाम भी नहीं होंगे, और आपका मरीज जो है, जो इतना पैसा खर्च करके आप इलाज करा रहे हो, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। हो सकता है आपका जवाब मिल गया होगा। ये सवाल था टीम ग्लोबल के एटॉमी। ओके, मेरे ही नाम राशि है सर, आपका जवाब मिल गया होगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद। जी मैम। जी सर। सो अगला सवाल लेने के लिए आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है, तो हम उस सवाल का जवाब लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो आप सब कुछ भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल का ना आना एक बहुत ही बेहतरीन बात है। आप में से किसी का भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट है हम लोगों के पास। फिर एक और शानदार ट्रेनिंग है जहां पर हम न्यू इनवाइटीज के लिए जाएंगे। सर, एक क्वेश्चन चैट में आया है। जी स्पिरुलिना में स्पिरुलिना हमने दिया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और उन्होंने खाना खाने के बाद स्पिरुलिना लिया था, तो ये क्या वजह हो सकती है? एक और क्वेश्चन है सर चैट में कि 4 साल से मुझे आर्थराइटिस है और इसमें सबसे ज्यादा मेरे रिस्ट अफेक्टेड हैं, बहुत स्वेलिंग और पेनफुल है। मैं 95 डेज से हिमोहिम खा रही हूँ, बट अभी मुझे कोई रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये 2 सवाल है सर। ओके, एक तो सवाल है कि मुझे स्पाइरुलिना से कोई रिजल्ट नहीं मिला, और दूसरा है कि हीमोहिम हीमोहिम खा रहे हो, ठीक है, जी और जी। उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, ये जो आपको पहले सवाल पे आते हैं जो ममता भारद्वाज मैडम ने पूछा, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि स्पाइरुलिना से उन्हें क्या रिजल्ट चाहिए था और किस चीज के लिए खाया था, क्योंकि यहाँ कोई चीज मेंशन नहीं है। स्पाइरुलिना मेरे भाई ने खाई लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो इसमें कोई ये स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसका सिंपल से जवाब देता हूँ। स्पाइरुलिना का जो रिजल्ट होता है
वो आप किसी बीमारी पे, मैं फिर बार बार वही बोल रहा हूँ, आपको इस तरह के सवाल इसलिए आते हैं कि आपको शायद किसी ने, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता है, शायद किसी ने गलत तरीके से बता दिया कि स्पाइरुलिना खा लोगे तो आपको ये ठीक हो जाएगा। स्पाइरुलिना एक विटामिन, एसेंशियल फैटी एसिड, एमिनो एसिड और जो शरीर के लिए जरूरी जितने भी चीजें जो कमी पड़ती हैं उनका एक बहुत अच्छा वो सप्लीमेंट है। तो उसको खाने से एक लगातार जब आप खाओगे तब आपको धीरे 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 आपके शरीर में बहुत सारी कमियां पूरी होंगी। यदि आप ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे बीमारी हुई है, तो मैं आपको साफ साफ बताऊं, आपको बीमारी कैसे होती है? एक लंबे समय से जब आप अपने शरीर के खान पान और उसके व्यायाम और दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते हो तो कुछ कमियां पैदा होती हैं बहुत लंबे समय में, जब आप उस चीज को समझ भी नहीं पाते हो अंदर ही अंदर, और आप उसको लापरवाही करते हो कि नहीं कुछ नहीं होता, ये सब चलता है। और जब वो अंदर ही अंदर बीमारी बन जाती है तब बहुत समय देर हो चुकी होती है। तो आप यदि पौष्टिक तत्वों की श्रृंखला में न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो, तो आप खुद से सोचिए, समझदार व्यक्ति हो, कि आपको कितना समय लगा, कितनी गंदी आदतें, कौन कौन से असंतुलित आपके आचरण थे जिनके कारण आपको तकलीफ हुई। तो उसके लिए कुछ समय तो देना पड़ेगा ना। तो ये तो है स्पाइरुलिना के लिए रिप्लाई। सिमिलर आपका जो दूसरा सवाल है वो इसमें दिया गया है कि अर्थराइटिस के लिए, देखिए मैंने पहले ही बताया, हीमोहिम यदि आपके ब्लड पैरामीटर्स में कहीं कोई अंतर है, जब आप टेस्ट कराते हो ना, हीमोग्लोबिन कम है, किसी का आरबीसी काउंट डिस्टर्ब है, किसी को डब्ल्यूबीसी काउंट डिस्टर्ब है, किसी को इस्नोफिल बढ़ा हुआ है, किसी को दूसरी चीजें उसमें नहीं है ब्लड में, तो उसको सही करता है। ठीक है, अब हीमोहिम तो अपना काम करेगा, लेकिन अर्थराइटिस होता क्यों है? एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से, ज्यादातर यही देखा गया। अर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर होता है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रूप में पनपता है। ये आपके माँ बाप ने ठीक से खाना नहीं खाया होगा तो आप पैदा हुए तो आपके शरीर में वो चीज आ जाएगी। ये 7 पुश्तों के जेनेटिक लक्षण आ सकते हैं। इसी जन्म में अगर हुआ, आपको नहीं पता, चलो माँ बाप तो आपके स्वस्थ हैं लेकिन पीछे का नहीं पता, कोई बात नहीं, इसी में हो गया। तो बचपन से एसेंशियल फैटी एसिड है ना, जैसे माँ के दूध से हमें फैटी एसिड के रूप में काउ कोलेस्ट्रम के रूप में मिलता है। जैसे माँ के ब्रेस्ट से हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो माँ के जो पहला दूध होता है 5-6 महीने का, उसमें बहुत मात्रा में फैटी एसिड होता है, तो उससे हमारी पूर्ति होती है। अगर वहां कमी रह गई लालन पालन में, किसी वजह से माँ को दूध नहीं आया और बच्चे को नहीं मिल पाया, तो बाद में आपके खाने के दौरान आप चूजी हो गए, आप लाड़ प्यार में पले, आपने टॉफी चॉकलेट खाया या दूसरी चीजों पे ध्यान दिया, माँ बाप का कहना नहीं माना, या माँ बाप आपको नहीं दे पाए कि किस तरह से बच्चों को फीड कराया जाता है, तो ये एसेंशियल फैटी एसिड की कमी होती है। और जब ये बढ़ती है तब जाके ये धीरे धीरे बाद में दिखती है कि आपको गठिया हो गया, अर्थराइटिस, इसके भी बहुत सारे रूप होते हैं, है ना। ऑस्टियोफोरोसिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, अर्थराइटिस होता है, रेमनॉइड अर्थराइटिस होता है, गॉट होता है, बहुत सारी चीजें। तो ये लेकिन होती है एक ही वजह से, और ये कैटेगरिकली इंप्रूव होती है कैसे? जब आप इन पर ध्यान नहीं देते हो तो वो बदल बदल के और भयानक रूप लेती जाती है, जो नाम बताए जाते हैं वो उसी के लक्षण। तो उसके लिए आपको ओमेगा और स्पाइरुलिना कंज्यूम करना चाहिए ब्रेकफास्ट के साथ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमें सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, पहले लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए? अगर वेट मैनेजमेंट को छोड़ दें तो जितने भी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के बारे में कहा जाता है कि आपको, विज्ञान ये कहता है कि वो भी भोजन का एक रूप है और आपको भोजन के साथ खाना चाहिए। जब भोजन कर रहे हो उसी साथ, चाहे नाश्ता कर रहे हो, नाश्ते के टाइम कोई लेने वाली चीज है तो नाश्ते के साथ खा लो, रात का भोजन कर रहे हो तो उसके साथ खा लो। ठीक है, प्रोबायोटिक्स ये रिकमेंड किया जाता है कि प्राथमिकता दी जाती है कि आप खाली पेट ले लें। ठीक है, हीमोहिम आप कभी भी खा सकते हो, खाली पेट भी खा सकते हो और भोजन के बाद भी खा सकते हो। तो कोशिश करें कि शुरुआत के दिनों में आप भोजन के साथ लें, और खाली पेट उनको बताया जाता है जो ज्यादा क्रिटिकल कोई ऐसे पोजीशन में, तो पहले हीमोहिम रिकमेंड करते हैं। अन्यथा वहां पे रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको भोजन के साथ ही लें, जिससे वो ठीक से आपको पच जाए। ठीक है, तो बाकी जो आपका वेट मैनेजमेंट में जाते हो उसका प्रोसेस अलग अलग है, अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। जिनको कम करना है
उनको भोजन नहीं करना है, सेक लेना है। जिनको वजन को ज्यों के त्यों रखना है उनको भोजन के साथ करना है, और जिनको वजन बढ़ाना है, गेन करना है, मसल्स गेन करना है, मास अपना गेन करना है, वो भोजन के साथ लें और डबल स्कूप में ले लें उसको, यानी उसकी दुगनी मात्रा में ले लें, तो आप गेन करना शुरू कर देंगे। और ऐसा ही आप 2 टाइम करते हैं तो आप फास्टली गेन करेंगे। जी सर। बीना मैम का हैंड रेज हुआ है और एक क्वेश्चन चैट में आया हुआ है, तो बीना मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। मेरा क्वेश्चन ये अभी हीमोहिम का जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने ही भिजवाया था, जी। मतलब जो जिन्हें मैंने दिया था ये हीमोहिम, तो उनका जो 96 खाने के बाद भी ओमेगा भी खाया, न्यूट्रास्यूटिकल भी लिया उन्होंने, और स्प्राइडुलिना अभी भी ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अभी टेस्ट कराया है उसमें वो बढ़ा हुआ है। एक्चुअली इनको थायराइड भी है, तो हाँ। अब मतलब स्वेलिंग में बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है। मतलब जब तक ओमेगा खाया था तो मतलब इनका काफी अच्छा रहा, बैलेंस बना रहा। जैसे ही ओके। ओमेगा छोड़ा, और लेकिन ओमेगा छोड़ते ही मतलब फिर से ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो बिल्कुल। इन्हें मतलब सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि इन्हें अभी हीमोहिम कब तक लेना है, ओमेगा साथ में कंटिन्यू करना है, प्लीज थोड़ा सा जानकारी जी दीजिए। जी, देखिए हीमोहिम कंटिन्यू करिए, लेकिन जो जी। मैं आपको बार बार बताता हूँ सभी लोगों को, 3 तरह की समस्याएं होती है हमारे शरीर में। एक होता है डिफॉर्मिटी, यानी विसंगति जिसको बोलते हैं, सिम्टम्स, शुरुआती दौर जब हम ध्यान नहीं देते। दूसरा कैटेगरी होता है डिफॉर्मिटी से जब तकलीफ ज्यादा बढ़ती है, तब डॉक्टर आपको लैब टेस्ट करके बताते हैं आपको ये बीमारी है, यानी डायग्नोज हो जाते हो आप। सो होता है डिजीज। एक होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब डॉक्टरों ने मेडिकल साइंस में अभी तक उसकी कोडिंग नहीं कर पाए हैं, ना ही उसके लिए जो ड्रग दवाई बनी है उसकी कोडिंग हो पाई है, पहचान हो पाई है, तो उसको रखते हैं डिसऑर्डर में। सो थायराइड, आपका अर्थराइटिस या सोराइसिस, ये इस तरह की जिसमें डायबिटीज भी आती है, क्योंकि डायबिटीज के लिए कुछ मेडिसिन बन गई है, लेकिन डायबिटीज भी एक तरह का डिसऑर्डर है, विसंगति है, बीमारी नहीं है, ठीक है। जी तो जी। तो ये सारी चीजें होती हैं कब, जब आपका उस जो बीमारी हुई उससे संबंधित या जो डिसऑर्डर हुआ उससे संबंधित अंग का जो मेम्ब्रेन है लीक कर जाए। यानी जी डायबिटीज क्यों होती है? डायबिटीज आप आज की तारीख में किसी को भी चेक करोगे तो शुगर का पेशेंट बन जाएगा, जी क्योंकि जी। लीकी गट सिंड्रोम का तकलीफ सभी को है, सभी की आंतें लीक कर रही हैं, पेप्टिक अल्सरेशन, एसिडिटी, इस तरह की समस्याएं सभी को है। तो जी आपका जी। गट हेल्दी नहीं है, तो आपको वो, अब ये जब लंबे समय तक आप खींचोगे, फिर भी ध्यान है आपको एसिडिटी हो रही है, फिर भी समय से खाए जा रहे हैं, किसी को जेंट्स है, कोई पेट में जलन हो रही है, कुछ उसके रेक्टल सिस्टम में, एनाल में भी जलन हो रही है, उसके बाद भी वो उल्टा सीधा मिर्च मसाला खाया जा रहा है, अल्कोहल पिए जा रहा है। तो जब आप नहीं करोगे उसको कंट्रोल, तो वो फिर बाद में वो पूरा लैक्टिक मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। जब वो मेम्ब्रेन खत्म होता है तब आपको कोलाइटिस शुरू होते हैं, इंटेस्टिनल कोलाइटिस शुरू होते हैं, और फिर वो बीमारी के रूप में आता है। तो इसी तरीके से थायराइड जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिंपल इतना है कि हमारे ये गले के नीचे ट्रैकिया में यहाँ पर एक गांठ होती है, ग्रंथि बोलते हैं, सॉरी ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड होती है, और वो हमारे पेट में हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो, भोजन खाने की प्रवृत्ति हमारे दिमाग को पता चले, हमारे दिमाग को पता चले कि सुबह उठते ही खाना खाना है, तो वो उसके लिए थायरॉक्सिन रिलीज करती है। थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन रिलीज करती है नेचुरली। वही थायरॉक्सिन वो एक तरह का बायोकेमिकल होता है, वो जब कम या ज्यादा होता है तो आपको हाइपो या हाइपर थायराइड होता है। जी तो इसलिए उसके नियंत्रण के लिए आपको अलग से थायरॉक्सिन दी जाती है, वो टेस्ट करने के बाद कि कितना कम पड़ रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, तो आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये जो थायराइड है ये एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से होता है। रेमनाइड अर्थराइटिस या बोन डिकेइंग से संबंधित कोई भी बीमारी डिसऑर्डर है वो थायराइड की कमी से होता है, सॉरी ओमेगा की कमी से होता है। आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ओमेगा एक ऐसा चीज है जो हमारे सारे अंगों की मेम्ब्रेन को तैयार करता है। तो आपने जैसा कि बताया ओमेगा ले रहे थे तो ठीक थे, ओमेगा लेना बंद कर दिया तो वो जी। प्रॉब्लम हो गई। सो जी ओमेगा को जी। दवाई समझ के ना लें, ओमेगा को आप एसेंशियल फूड समझ के लें, और इसके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बल्कि हर एक इंसान को रोजाना 1000 mg ओमेगा की जरूरत
होती है, चाहे वो कदकाठी में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, कदकाठी से कोई, सबको एक नेचुरल, क्योंकि कुछ ऑर्गन्स होते हैं हमारे सिमिलर मास के होते हैं, जैसे कि ब्रेन का जो साइज होता है या फिर हमारे हार्ट का साइज होता है, तो ओमेगा तो हर चीज के लिए जरूरत है, तो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा ही करेगा। तो ओमेगा उनको कंटिन्यू कराइए। और थायराइड का जो है या फिर डायबिटीज के लिए भी, थायराइड के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसा कि आपको पता है, चक्कर, हीमोहीन देना लगातार, अब नहीं देना। हीमोहीन देते रहिए लगातार। आपने कितने दिन खिलाया उनको हीमोहीन? अभी 96 पाउच खा ले चुके हैं। 96 पाउच, यानी सुबह शाम के दिन में एक? पहले 15 डेज सुबह शाम खाए थे, फिर बाद में एक एक करके हो गया। हाँ, मॉर्निंग में। हाँ, तो उनको 4 महीने कंटिन्यू करिए, है ना? और यानी ओमेगा साथ में दें? हाँ, साथ में ओमेगा दे दीजिए। ओमेगा में हाँ, स्पाइरुलिना दे दीजिए, ओमेगा सुबह शाम एक एक, और स्पाइरुलिना सुबह शाम एक एक दे दीजिए। और उनका मतलब जो ये अपना इंटेस्टाइन सिस्टम है ना, ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है, मतलब मोशन ठीक से नहीं हो पाता। उसके लिए कारण है क्या? एज क्या है, उम्र कितनी है उनकी? एज 35 है। 35। अब 35 है। अब उनसे एक सवाल पूछेगा, या आपको पता हो तो आप बताइएगा, ब्रेकफास्ट कितने बजे वो जगते कब है, वो ब्रेकफास्ट कब करते हैं? ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि इनका जो शुरुआत हुआ था ना अर्थराइटिस से, इनका ये डिलीवरी के टाइम शुरू हो गया, जब से बेटा पैदा हुआ है उसके बाद सारा डिसऑर्डर होता चला गया है। यही एक समस्या है महिलाओं में, पुरुषों में, खास करके महिलाओं में ज्यादा, कि या तो उनका सुबह जगने के बाद हमारा ऑर्गन का कम्युनिकेशन, यानी हमारे शरीर के अंगों की बातचीत शुरू हो जाती है, तो हमें 1 घंटे सब अपना अपना काम जो एंजाइम छोड़ने शुरू कर देते हैं अंग अंदर से, तो उस समय आंतों में हमें भोजन चाहिए होता है, तो उसका समय है 1 घंटे के अंदर हमें खाना है। आपने जो व्यायाम करना है, जो भी काम करना है, लेकिन 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए अच्छा सा। और जब आप नहीं खाते हो, उसकी बजाय या तो आप अपने केयरिंग कर रहे हो बच्चों की, या फिर हस्बैंड की, या बाहर ऑफिस जाने वाले परिवार के दूसरे सदस्यों, खास करके महिलाओं के लिए बताओ, या फिर कुछ पुरानी जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो जब तक उनकी शंकर भगवान की घंटी नहीं बज जाती है तब तक वो 12 बजे तक नहीं खाते। तो ये जो समस्या है, यही कारण है इन बीमारियों के लिए। अगर आपका थायराइड से आपको निजात पाना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, डायबिटीज से रिवर्स करना चाहते हो, अर्थराइटिस से रिवर्स करना चाहते हो, आपको ब्रेकफास्ट समय पे लेना है। दोपहर का खाना आप नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को कितना खाते हैं या स्किप कर देते हैं, या कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम का ज्यादातर रात के खाने की वजह से ही आपको वजन बढ़ता है और दूसरी शारीरिक समस्याएं शुरू होती हैं, क्योंकि रात को जितना नहीं खाना चाहिए हम उतना ज्यादा खाते हैं, ठीक है? इसलिए उस टाइम बीएमआर काम नहीं करता है, उस टाइम आरएमआर काम करता है, रेस्ट टाइम मेटाबॉलिज्म रेशियो काम करता है उस टाइम। सो यानी आरएमआर जब काम करता है तब आपको भोजन कम खाना है, या तो नहीं खाना है, आप कोई तरल पदार्थ लेके भोजन, सूप, जूस वगैरह जो भी कुछ है हल्का फुल्का खा के उसको फिनिश कर सकते हैं। और खाना आपका अर्ली होना चाहिए, ये नहीं पता चला खाना खाया 10:30 11 बजे और 11 बजे खाते ही तुरंत लेट गए। कहते ये है कि आफ्टर ए वॉक ए माइल आफ्टर ए मील, आप खाना खाने के, रात के खाना खाने के बाद कम से कम 1 मील आपको इतना पैदल चलना चाहिए, कौन चलता होगा? तो एक तो आप खाना लेट खा रहे हो, और क्योंकि रात में बैठ के खा रहे हो, और ज्यादातर हाई कार्ब्स और हाई प्रोटीन डाइट आप रात में ले रहे हो जो कि जरूरत नहीं, और उसकी वजह से फिर शरीर में समस्याएं पैदा होती है। तो नाश्ता समय से करें, ब्रेकफास्ट टाइमली होना चाहिए, ठीक है? उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो सर उन्होंने एज बताया 40 और 35 में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, है ना? कोई एज से कोई दिक्कत, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे आज पैदा हुआ हो और कल जाने वाला हो, है ना? नाश्ता सभी को आंख खुलने के 1 घंटे के अंदर हमारा अंगों का कम्युनिकेशन, ऑर्गन का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। आंख खुलने के 1 घंटे के अंदर फुली फंक्शनल हो जाता है। ब्रेन कहेगा, मेम्ब्रेन, न्यूरॉन ऑर्डरिंग हो जाएगी थायराइड को थायराइड रिलीज करने के लिए, गैल ब्लैडर को बोलेंगे एसिड रिलीज करने के लिए, पैंक्रियास को बोले इंसुलिन रिलीज करो, और इंटेस्टाइन को बोलेंगे आप लैक्टिक एसिड रिलीज करो। सबने सब कुछ रिलीज कर दिया और मुंह के अंदर कुछ गया नहीं। जी। तो आंतों में जब सारे एसिड और बायोकेमिकल जो बॉडी प्रोड्यूस करती है आपके अच्छे भोजन तंत्र चलाने, शरीर चलाने के लिए, वहां पर जब खाली पहुंचते हैं तो आपकी गट जो है लीक करनी शुरू हो जाती है, वहां पर छोटे छोटे माइक्रो पैप्टिक अल्सरेशन शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से एसिडेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है,
और फिर आपको माइग्रेन और बहुत दूसरी समस्याएं, सारी समस्याएं शुरू होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना नॉलेजेबल सेशन था ना आज का ये, और Thank you. इतने अच्छे से आपने आंसर दिए हैं। मैं तो वैसे भी फैन हूँ, आप दोनों की फैन हूँ, थैंक यू, मेहर थैंक मैम का भी और आपका भी। और थैंक यू मेहर मैम, आपने जो ये इतना बढ़िया सेशन ऑर्गेनाइज कर रखा है आपने, कि एक बार आप सेशन लेते हैं एक दिन पहले और सेकंड डे क्वेश्चंस बताते हैं, सॉरी आंसर्स देते हैं। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू दिस। थैंक यू। थैंक यू। सो डियर लीडर्स, हम अपना 1 आवर कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ एक क्वेश्चंस अभी भी हैं, तो समय की पाबंदी को देखते हुए सेशन को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे आज। और आपके जो ये क्वेश्चन चैट में आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम स्पीकिंग ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप पर आंसर के तौर पर जरूर प्रेजेंट करेंगे। एम आई राइट के सर? जी मैम। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ क्वेश्चंस का, सो दैट हम उस क्वेश्चन का आंसर किसी भी माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं, स्पीकिंग ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। और बाकी सारे क्वेश्चंस को हम पूरा कर चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सेशन को रैप अप करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी आशुतोष जी को, आशुतोष त्रिपाठी जी को, कि आज के सेशन को वो अपने वर्ड्स में कंक्लूड करें। ओवर टू यू आशुतोष। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने मुझे इस मंच पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन बहुत वंडरफुल रहा। मेरी एक ही लाइन है, जैसे कि के विश्वकर्मा सर ने भी ये चीज़ बताई कि बीमार ना पड़े वो ज़्यादा बेटर है, अपनी हेल्थ को अच्छा इम्प्रूव रखें, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने आप को स्वस्थ रखें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहें और एटमी के साथ बने रहे। आज नहीं, कल, 5 साल 10 साल बाद होपफुली वहाँ उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। सभी अपनी अपनी माइंडसेट है, कोई लाख रुपए तक जाना चाहता है, कोई उससे भी आगे जाना चाहता है, कोई पूरी दुनिया में घूमना चाहता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना चाहता है। तो सबके अलग अलग टारगेट्स हैं, अलग अलग एम है, जाना अलग अलग जगह से, लेकिन एक ही रेलगाड़ी में बैठे हैं सब। तो उस रेलगाड़ी में बैठे रहें और उस जगह तक अपने अपने स्टॉपेज पे जैसे जैसे आएंगे वहां लोग पहुंच सकते हैं। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग कंपनी के मोटो के साथ कंक्लूड करेंगे। सो गेट रेडी फॉर द मोटो, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, follow the faith, service Serve in humility, come on, let's do it. let's do it. So thank you so much, good night, sweet dreams, and take care of yourself.